तो हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड मैं फिर से लेके आ चुका हूँ दी ज्योग्राफी की क्लास 6 यानी दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल, इससे नोट्स बना लीजिएगा। तो आज हम लोग बिल्कुल ओशंस को बिल्कुल बेस से, काफ़ी छोटी क्लास होने वाली है, ओशंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल क्लास होने वाली है। ओशंस ओशंस कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी ये अगर टोटल अर्थ सरफेस है इसकी 71% तो सिर्फ ओशन वाटर से ही कवर्ड है। और ये जो टोटल वाटर है लिखा है एंड कंटेंस 97% ऑफ ऑल सरफेस वाटर, यानी जितने नदी नाला जो भी है सबको अगर जोड़ लिया जाए उसकी 97% तो सिर्फ ये पानी है, यानी नमकीन खारा पानी। ठीक है, तो ओशंस इतना वास्ट है, इसीलिए जब हम लोग ऊपर से देखते हैं स्पेस से हमें बिल्कुल अपना अर्थ कैसे बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है और बीच बीच में हरा दिखाई देता है, इतना ज़्यादा एक्सटेंट है ओशंस का। सबसे पहले ओशंस की कुछ फीचर्स, प्रमुख फीचर्स जैसे कि वेव्स, उसके बाद टाइड्स, उसके बाद ओशन करेंट्स, मेन यही है। तो पहले ये तीन चीज़ खत्म कर देता है। ठीक है, टाइड्स टाइड्स क्या है? दे आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल इन कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपने देखा होगा कभी भी अगर आपने ज़िंदगी में एक बीच विजिट किया है तो आप अगर बीच के किनारे में बैठे रहेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं बीच में एंजॉय कर रहे हैं, तो पानी यहाँ तक आके आपके पैरों को छू के वापस चल जाता था। अब 2 घंटे बाद क्या हुआ? लो टाइड हुआ, तो पानी अब बस यहाँ तक आ रहा है और यहीं से लौट के चल जा रहा है। तो आप खुश हो गए तो आप यहाँ तक आ गए, बट सडनली हाई टाइड आ जाता है और पानी बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है तो आप डूब जाते हो। तो टाइड्स आर वेरी डेंजरस। ये लो टाइड हाई टाइड दिन भर आते रहता है, बट कुछ मेन टाइप के टाइड है जैसे कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। पहले ये डायग्राम देख लेते हैं, इससे आपको समझा देता हूँ, उसके बाद थ्योरी पे आएंगे। स्प्रिंग टाइड महीने में 2 बार, नीप टाइड महीने में 2 बार, टोटल 4 टाइड्स आते हैं। तो 2 स्प्रिंग 2 नीप टाइड एक महीने में। ठीक है, टोटल 4, यानी हर सप्ताह एक। इस सप्ताह स्प्रिंग टाइड, उसके बाद वाला सप्ताह नीप टाइड, उसके बाद वाला सप्ताह फिर से स्प्रिंग टाइड, उसके बाद वाला सप्ताह में फिर से नीप टाइड। टोटल 4 टाइड्स एक महीने में। एक महीने में 4 वीक्स, 4 वीक्स में 4 टाइड्स। स्प्रिंग टाइड कब कब आता है? स्प्रिंग टाइड 2 बार आता है। पहली बार जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में हो। दूसरी बार फिर से वही कंडीशन आना चाहिए, सन, मून, अर्थ एक लाइन में हो। बट मून सेम जगह पे महीने में तो एक ही बार आता है, तो एक न्यू मून के दिन और एक फुल मून के दिन, ये 2 दिन में स्प्रिंग टाइड आता है। जब जब मून, अर्थ और सन एक लाइन में हो, चाहे मून इधर हो या मून इधर हो, तब तब स्प्रिंग टाइड आएगा। और ठीक उसका उल्टा, यानी अगर 180 डिग्री नहीं बन रहा है, जब जब 90 डिग्री बनेगा, यानी फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बना, सन, मून, अर्थ। यहाँ पर फिर से 90 डिग्री बनता है, सन, मून, अर्थ। तो जब जब 90 डिग्री बने तब आएगा नीप टाइड। 90 से एन, एन फॉर 90, एन फॉर नीप टाइड। और 180 से आता है स्प्रिंग टाइड। ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड 2 मेन टाइप की टाइड्स हैं। द मेन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ आर एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन। तो यहाँ पर 2 मेन फैक्टर्स कौन कौन प्ले कर रहे हैं? एक सन, एक मून। तो यहाँ पर लिखा है द टाइड जनरेटिंग फोर्स ऑफ द मून इज अ बिट मोर देन ट्वाइस द टाइड जनरेटिंग फोर्स ऑफ द सन। सन जितनी दूर से इन वेव्स को, ये पानी जितना खींच रहा है, उससे 2 गुने से भी ज़्यादा पावर से मून खींचता है पानी को। ऑब्वियसली क्यों? मून अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास है, सन काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए द टाइडल इफेक्ट ऑफ मून ऑन दिस ओशन वाटर। ओशन वाटर देख रहे हैं कैसे बल्ज कर जा रहा है पानी? तो यहाँ पर देखिए ओशन वाटर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पे आ रहा है, बट यहाँ पर ओशन वाटर ईस्ट और वेस्ट की ओर आ रहा है। तो ओशन वाटर को कौन कैसे खींचता है वो डिपेंड करता है किस टाइप की टाइड होगी। ठीक है, स्प्रिंग टाइड दे ऑकर व्हेन द सन, मून, अर्थ आर एन सिज्जी। सिज्जी क्या है? सिज्जी है वो स्ट्रेट लाइन जहाँ पर सन, मून और अर्थ एक लाइन फॉर्म करता है। नीप टाइड उसकी बिल्कुल उल्टी, सन, मून और अर्थ आर एट राइट एंगल्स, एक ये एक ये। ठीक है, तो बिल्कुल आपको मैं समझा दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सच दैट द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सी वाटर इज द हाईएस्ट। तो स्प्रिंग टाइड ज़्यादा ताकतवर होती है। नीप टाइड हर 7 दिन में एक बार आते, किसके 7 दिन बाद? स्प्रिंग टाइड।
तब ना पहले आया स्प्रिंग टाइड, फिर 7 दिन बाद निप टाइड, फिर 7 दिन बाद स्प्रिंग टाइड, फिर 7 दिन बाद निप टाइड। 1 वीक 1 वीक 1 वीक 1 वीक, टोटल 4 वीक्स यानी 1 महीना। ठीक है, तो इसी अंतराल में बार बार टाइड्स आता रहता है। अब टाइड समझ गए, तो उसके बाद आता है यहाँ पर वेव्स पे। वेव्स क्या है? वेव्स ऐसे लहरें हैं, तो हर लहर की एक ऊपर वाली पॉइंट जिसे क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाली पॉइंट जिसे ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसे कहते हैं हम लोग वेव लेंथ, यानी एक वेव की लंबाई कितनी है। ठीक उसी तरह एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ के नीचे की जो विड्थ लेते हैं उसे भी हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। यानी कोई भी दो सिमिलर पॉइंट्स को पकड़िए, उसका लेंथ निकाल लीजिए, वही होता है वेव लेंथ। ठीक है, और एम्पलीट्यूड उसका हाइट होता है। यानी मान लीजिए बेसिक सी लेवल अगर यहाँ पर है, इतना में अगर जनरली पानी रहता है, तो पानी इस बार अगर इतना ऊंचा गया तो ये उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी हाइट, वेवलेंथ यानी लेंथ। दे आर अ सीरीज ऑफ अनड्यूलेटिंग एनर्जी फॉर्म्स दैट मूव थ्रू वाटर। ये मेरे एक CGL प्री में आया था कि ओशंस में किस टाइप की मोशन देखने को मिलती है, तो मुझे याद आया तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, मेरे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। अच्छा, उसके बाद आता है ओशन करंट। ओशन करंट क्या है? दे आर द स्ट्रीम्स लाइक मूवमेंट ऑफ वाटर दैट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न आइदर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और डीप इन द ओशन। यानी अगर ये टोटल ओशन का वाटर है, तो यहाँ पर चलने वाली कुछ तरंगे या बिल्कुल नीचे में चलने वाली कुछ तरंगे, इन्हें हम कहते हैं करंट। ये करंट काफ़ी डेंजरस होते हैं, जैसे हम लोग पानी का अंदर खींच लेते हैं ये। तो इन्हें बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया है, एक कोल्ड ओशन करंट, दूसरी है वार्म ओशन करंट। तो आपको कोल्ड ओशन करंट के सारे नाम्स याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो यहाँ तक है, ये रही सारी कोल्ड ओशन करंट और ये रही सारी वार्म ओशन करंट। एग्जाम में कुछ भी पूछ दे, मान लीजिए अगुलास, अगुलास किस टाइप के ओशन करंट है, तो आपको पता रहना चाहिए अगुलास इज ए वार्म ओशन करंट। और कौन सी ओशन करंट कहाँ पर फ्लो करती है अगर आपको जानना है, मैंने यहाँ पर मैप लगा दिया। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमें जानना है कि अगुलास कहाँ पर फ्लो करती है, तो ये रही अगुलास, रेड एरो में अगुलास, यहाँ पर लिखा ना रेड एरो में क्या है, वार्म ओशन करंट है। तो ये कहाँ पर है? ये इंडियन ओशन रीजन में अगुलास करंट फ्लो करती है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में अगुलास करंट फ्लो करती है। अभी मान लीजिए आपको लैब्राडोर करंट देखना है, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर ग्रीनलैंड नाम का एक आइलैंड है और यहाँ पर ये रहा अपनी ब्लू कलर्स, ब्लू यानी कोल्ड ओशन करंट। तो लैब्राडोर यानी नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में फ्लो करने वाली कोल्ड ओशन करंट का नाम है लैब्राडोर। ठीक है, तो ये कहाँ पर कौन से फ्लो करती है ये भी आप खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कोरल रीफ्स। अभी पानी के बारे में तो पढ़ लिया, अब वो पानी में जो जो स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स, दे आर कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स, यानी एक जीव है जिसका नाम है पॉलिप। वो पॉलिप क्या करता है, पानी से कैल्शियम कार्बोनेट को खींच लेता है और अपने ऊपर एक शेल्टर जैसा फॉर्म कर लेता है, बिल्कुल वाइट सा। अब जैसे घर बन गया रहने के लिए तो कोई तो आएगा, तो एक आता है उसे कहते हैं जूज़ैंथेलाई एल्गी। एक एल्गी आता है इसके साथ रहने के लिए। एल्गी खाना बना के पॉलिप को देता है, पॉलिप इन रिटर्न एक बढ़िया सा शेल्टर बना के उसके ऊपर रखता है। तो इसी तरह से एल्गी खाना बनाता है, पॉलिप शेल्टर देता है, एल्गी खाना बनाता है, पॉलिप शेल्टर देता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो चादर ऊपर से बना शेल्टर, इसे कहते हैं हम लोग रीफ, कोरल रीफ। कोरल रीफ्स आर नथिंग but the calcium carbonate structures made by polyps for the algae who in turn provide food to the polyps। अब समझ में आया? बट कभी कभी क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होता है, यानी तापमान पानी का इतना ज़्यादा बढ़ जाए या हाई कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल हो या पानी में ऑयल स्पिल हो जाए, ऑयल टैंकर्स लीक कर जाते हैं, कुछ भी अनहोनी हो जाए, तो ये जो एल्गी होते हैं और ये पॉलिप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये दो पार्टनर में से अगर कोई भी एक मरा तो दूसरे को खाना नहीं मिलता, ये मरा तो दूसरे को शेल्टर नहीं मिलता, तो ऐसे करके बिल्कुल कोरल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोरल्स मर जाते हैं। तो इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। अच्छा, यहाँ पर कोरल से बनने वाली 3 मुख्य स्ट्रक्चर्स हमें पढ़नी पड़ती है हर एग्जाम के लिए। एक फ्रिंजिंग रीफ, दूसरी बैरियर रीफ और तीसरी एटॉल। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पानी के बाहर आई हुई एक स्ट्रक्चर रहती है। कुछ साल बाद इसकी ये वाली ऊपर वाली सतह बिल्कुल नष्ट हो जाती है और ये हाइट इसका कम हो जाता है। जैसे हाइट कम होता है, इसके चारों ओर क्या होती है, बालू यानी सैंड जमने लगती है और आपको कुछ ऐसा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। इसे कहते हैं बैरियर रीफ, यानी एक बैरियर का काम कर रहा है जिसके दोनों तरफ सैंड आके अटक जा रही है।
और जब ये भी बाद में डेन्यूड हो जाता है यानी ख़त्म होने लगता है, उम्र बढ़ जाती है, इसका हाइट फिर से छोटा हो जाता है। अब ये मात्र इतना सा रहा। तो अब क्या ना, सैंड जो यहाँ पर और यहाँ पर थी वो दोनों आके कनेक्ट हो जाता है और बिल्कुल ऐसा शैलो एक पॉन्ड जैसा बन जाता है जिसका नाम है एटॉल। तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स है जो कि फ्रिंजिंग रीफ बाद में बैरियर रीफ बनता है और वही बैरियर रीफ बाद में एटॉल बनता है। तो आपका क्वेश्चन है, अपने अपने जितने भी आइलैंड्स है ना, चाहे अंडमान और निकोबार हो या दूसरी लक्षद्वीप हो, आपको बताना है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप किस टाइप का आइलैंड है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ या एटॉल। ठीक है। उसके बाद आता है लेयर्स एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ एन ओशन। मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी है, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ज़मीन है, ज़मीन से जैसे हम लोग पानी की ओर चलते हैं, सबसे पहला आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इट इज़ द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जहाँ पर हम लोग नीचे गिरते हैं, और फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज, यानी फिर से यहाँ से ओशन फ्लोर उठने लगता है। बीच में आता है मिड ओशनिक रीजेस, मिड ओशनिक रीजेस और ओशन ट्रेंच, ये दोनों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिख रही है एक लेयर दूसरी लेयर के नीचे जा रही है, ये वाली एक लेयर दूसरी लेयर, तो इसको कहते हैं अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये हम लोग अगली चैप्टर में पढ़ने वाले, जैसे कहाँ पर ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है और कैसे अर्थ सरफेस का फॉर्मेशन होता है। एक बार मेरे एग्जाम में ये वाली स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था कि गयोट इज अ फीचर ऑफ क्या, तो गयोट इज अ फीचर ऑफ ओशंस। ठीक है, ये सी माउंट जब हाइट में छोटा हो जाए उसे गयोट कहता है। एबिसल प्लेन कुछ नहीं, ये सतह है, ओशन की सतह को हम लोग एबिसल प्लेन कहते हैं और ज़मीन की सतह को ऑनली प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स बनती है, एटॉल हो, वोल्केनिक रीफ्स हो। ठीक है, और ये उसकी 5 लेयर, एपिपैलेजिक यानी सबसे पहली वाली लेयर जहाँ पर सनलाइट एंटर करती है, मिसोपैलेजिक उससे थोड़ी डीप, बैथियोपैलेजिक उससे थोड़ा डीप, उसके बाद आता है एब्सोपैलेजिक यानी उससे थोड़ा डीप, फिर आता है बेंथोपैलेजिक और सबसे डीपेस्ट लेयर ऑफ द ओशन हैडोपैलेजिक। ठीक है, आपको ये हाइट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस सीरीज याद रहनी चाहिए, किस लेयर के बाद कौन सी, एपी, मिसो, बेंथो, एबिसी, बेंथो, हैडो। ठीक है, ये 5 मुख्य 6 लेयर्स रहती है जो आपको याद रहनी चाहिए। और गयोट किसकी फीचर है ये आपको याद रहनी चाहिए, सी माउंट हो, गयोट हो। और मिड ओशनिक रिजेस वो जगह होती है या ओशनिक ट्रेंचेस वो जगह होती है जहाँ पर क्या, यहाँ से वोल्केनो बाहर निकलता है और 2 भाग में विभाजित हो जाता है, तो इसलिए उसके दोनों और आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिल रही है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे यहाँ पर और एक मिसलेनियस पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर लिखा है देयर आर 5 मेजर ओशंस ऑन अर्थ। क्या क्या है वो, एक है पैसिफिक ओशन जो कि लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है और इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मैरियाना ट्रेंच, वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट। अटलांटिक ओशन जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है और हाईएस्ट सैलिनिटी, नमक की मात्रा सबसे अधिक अटलांटिक में है। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। सदर्न या एंटार्क्टिक ओशन उसके बाद आती है और आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट एंड द शैलोवेस्ट ओशन है। उसके बाद आती है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन यानी अब मान लीजिए ये ओशन वाटर है, यहाँ से सनलाइट गिरती रहती है, तो सनलाइट कितनी ही डीप चल जाएगी, मैक्सिमम एपिपैलेजिक लेयर या उसके बाद मिसोपैलेजिक लेयर तक ही पहुँच पाएगी, सनलाइट थोड़ी बिल्कुल पूरा एंड तक जाके पहुँच जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उस जगह में क्या होता है, जिस लाइन तक सनलाइट गिरती है वहाँ तक टेम्परेचर क्या वार्म रहता है, और फिर जैसे जैसे हम लोग डीप जाते रहते हैं पानी का टेम्परेचर बिल्कुल गिरता जाता है और बिल्कुल बेस ऑफ द ओशन में पूरा टेम्परेचर माइनस में रहता है, बहुत 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 ज़्यादा ठंडी रहती है एट द बेस। तो जैसे नीचे जाते हैं हम लोग धीरे धीरे वार्म से कोल्ड, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट की ओर बढ़ते जाते हैं। तो वो लाइन जिसके बाद ये वार्म टेम्परेचर धड़ाक से गिर के बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन, द बाउंड्री रीजन वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत स्पीड से गिरने लगता है। हेलोक्लाइन क्या होता है, ठीक जैसे आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, सॉल्ट की मात्रा, हेलो यानी सॉल्ट, सॉल्ट आपको पता है ओशन वाटर बिल्कुल सॉल्टी रहती है, बट जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं सॉल्ट की मात्रा की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है और नीचे वाली लेयर काफ़ी ज़्यादा नमकीन होती है। क्यों, ड्यू टू हाई डेंसिटी सॉल्ट पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाते हैं। तो हेलोक्लाइन क्या है, थर्मोक्लाइन जैसी एक ऐसी लाइन जिसके बाद से सैलिनिटी खूब मात्रा से बढ़ जाती है। यहाँ पर वही मैंने लिख दिया है, द बाउंड्री रीजन वेयर देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन सैलिनिटी। ठीक है, नमकीन
नमक की मात्रा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अपनी लास्ट पॉइंट यूएन क्लॉज। अभी हमने पानी के बारे में पढ़ लिया, ओशन वाटर, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लिए। अब ये दोनों को कानूनी ढंग से कौन गवर्न करता है उससे एक बार देख लेते हैं। उसके लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच वॉज अडॉप्टेड एंड साइंड इन 1982 मॉन्टिगो बे, जमाइका में। ठीक है, ये क्या करता है? इट लेज डाउन अ कॉम्प्रिहेंसिव रिजिम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन सेट करता है ताकि कोई भी कंट्री अपने मन मर्जी से आके कहीं पर भी ओशन में खुदाई करके वहाँ पे जो मैरीटाइम लाइफस्टाइल है, जो मरीन फिशरी है, उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्ट्रॉय ना करे। उसके लिए यूएन क्लॉज प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस सब कोई को बता चुका है, जहाँ पर कोई भी कंट्री इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर किया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या आपका केस लड़ा जाएगा, आप पे केस हो जाएगा। ऐसे में कोई सारे देश कहीं पर भी आके खुदाई करके वहाँ पर बिल्कुल उसके मरीन लाइफ को ख़त्म कर देंगे, सारी फिशेस हो, वहाँ पर जो कोरल रीफ है सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इट रिप्लेस्ड द 4 जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1958, यानी 1982 से पहले 4 दूसरे कानून थे, उन सब को कैंसिल करके एक कानून बना दिया गया यूएन क्लॉज 1982 में। और इसके तहत 3 नई एजेंसी को दायित्व दिया गया। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, यानी अगर कोई देश आके यहाँ पर कुछ भी इलीगल करता है तो इसके लिए केस कहाँ पर लड़ा जाएगा? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, जो कि जर्मनी में है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, यानी सी बेड यानी ओशन की बिल्कुल निचली सतह पे कितनी खुदाई करना है, किसको खुदाई करना है, कहाँ खुदाई करना है, तो ये सारी परमिशन ग्रांट करता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इसके बिना परमिशन के आप खुदाई नहीं कर सकते। कन्वेंशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी आपको पता है यहाँ पर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पर देखिए ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ तक आ रही है, तो ये जो बाउंड्री डिटर्मिनेशन है कि कौन सी देश की कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ तक आ रही है, इसे डिटरमाइन करता है कन्वेंशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो ये 3 एजेंसी मिलके दे आर द गार्डियंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूएन क्लॉज, जो कि 1982 में बना था। और इसी के तहत आज जितने भी ओशंस है वहाँ पर कोई भी इलीगल माइनिंग, फिशिंग, सी बेड ड्रिलिंग कोई भी नहीं कर सकता है। आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको अभी बताना है यूएन क्लॉज में एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, कितने देश यूएन क्लॉज के मेंबर्स हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ ये ओशन वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है। काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी जहाँ पर मैंने आपको सारी पॉइंट्स ओशन से रिलेटेड, ओशन करंट हो, वेव हो, टाइड हो, मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास को यहीं पर रखते हैं, बाय।